नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड और केबीएस, इसमें जो भी भारतीय इतिहास का पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। इनमें 2 पेपर होते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें हम लोग भारतीय इतिहास को ले रहे हैं। तो उसमें भारतीय इतिहास में जो भी पेपर आए, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सन 2000 से अब तक के, तो वो हम लोग देखेंगे। ये यूथ कंपटीशन निकाला है, इसको उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग सेगमेंट पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इसमें आसानी हो जाएगी कि पाषाण काल अलग हो जाएगा, मतलब प्राचीन भारत इतिहास अलग हो जाएगा, मध्यकालीन अलग हो जाएगा और आधुनिक भारत अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये कुछ कुछ आप देख सकते हैं घटना चक्र स्टाइल में बना दिया इन्होंने, तो ये कर लेंगे। और इसके अलावा भी हम लोग घटना चक्र के भी हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग बना दिए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं तो उनको आप देखिए और उस चीज़ का लाभ लीजिए, क्योंकि ये अगर आप पेपर दे रहे हैं इतिहास का या फिर स्टेट वाले, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप दोनों करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी नेट पेपर देना है तो पेपर 1 के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब टाइम नहीं लेते हैं ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से पाषाण काल से। तो पहला क्वेश्चन है, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। कहाँ से? उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है। वुचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से? महदाह से। ये कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदाह से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जीआर शर्मा ने महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निर्वास क्षेत्र में बटा था। कौन कौन से 3 हैं? झील, बूचड़खाना और कब्रिस्तान। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है। अगला है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो ये सोन घाटी से। सोन घाटी से कौन सी ज्वालामुखी की प्राप्त हुई है? तोबा। क्या है? तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था, तो उसमें हमारा विंध्य भी था। ठीक है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, तो नरहन संस्कृति कहाँ पे है? ताम्रपाषाणिक से। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी ये उस टाइप के आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगे जो स्टेट वाली आती है, इसमें डीप आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाणिक से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। खैराडीह और नरहन, ये तो हालांकि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इतना डीप है। खैराडीह और नरहन, ये अभी अब ये भी कह सकते हैं कि स्टेट में भी इतने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो स्टेट वालों को तो फ़ायदा मिलेगा इससे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंबे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले चूल्हे, 2 हाथियों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोथी संस्कृति नहीं है। बाकी सोहन, विंध्य संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, ये कौन सी संस्कृति हैं? ये पाषाण युगीन संस्कृति है। ठीक है। सोथी संस्कृति नहीं है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड
पाषाणकालीन नहीं, प्राक हड़प्पाकालीन में मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ऑल्विन अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ठीक है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है, तो ये किससे संबंधित है? ये लोहे से संबंधित है, महापाषाण। इसमें क्या है? इसमें लोहे का काल निर्धारण जो किया गया है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो क्या है? ये सिंगावलों का सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है सिंगावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंगावल जमाव, खुनतेली जमाव। देखिए सोन नदी घाटी में कैसे कैसे प्राचीनतम से सबसे प्राचीन में क्या हुआ था? सिंगावल जमाव हुआ था, फिर खुनतेली जमाव हुआ था, फिर पटपरा जमाव, फिर बागौर जमाव, फिर खैतौनी जमाव। सिंह, खुनतेली, पटपरा, बागौर और खैतौनी। खैतौनी सबसे लास्ट में। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो लघु पाषाण उपकरण ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है। लघु पाषाण उपकरण, ठीक है, क्या है इसमें? लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित और टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, व्यूनिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जानकारी सर्वप्रथम कब हुई है? 67 में हुई है। ठीक है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था, तो ये पलवरम से मिला था। ये बड़ा आता है ये वाला क्वेश्चन, पलवरम वाला। कहाँ पे मिला था हस्त कुठार? पलवरम से। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। इन्होंने चेन्नई के समीप पलवरम में कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सुन लीजिए, इसमें क्या क्या है। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। तो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं अतिरमपक्कम से। और जो पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है वो कहाँ से मिली है? पलवरम से। ठीक है, और संगन कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? संगल कल्लू से। और सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। और 1928 में D.N. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। ठीक है, तो कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में मिला था। इन्हें क्या मिला था? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही तो मिला था ना हस्त कुठार जो प्राप्त हुआ था पलवरम से। ठीक है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो ये था बाइफेशियल। ठीक है, क्या इसमें हस्त कुठार बाइफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। वही है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो ये पलवरम से प्राप्त किया। और ये क्या था? ये हस्त कुठार था। ठीक है, सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था।
उनके मित्र किंग ने अतिरम पक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। अगला है सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं, तो ये निम्न पुरापाषाण काल में। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं निम्न पुरापाषाण काल में। दक्षिण भारत के कोरतलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदुमदुरई नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड-एक्स, क्लीवर और तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरपक्कम है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हैंड-एक्स, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हैंड-एक्स पतले, लंबे, चौड़े और फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड-एक्स अश्लूशियन प्रकार के हैं। ठीक है। प्राचीन मानव प्रजाति है तो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सी है मानव प्रजाति? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। सबसे पहले मानव जीवन जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, जिसे उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। उसकी एक उपजाति जेनेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चलता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो जावा मानव या फिर होमो इरेक्टस कहते हैं, ये कहाँ मिला है? ये जावा से मिला है और ये सीधा होकर चलता था। ठीक है। जर्मनी के नियंडर घाटी में मादी मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडर स्थल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है, तो ये किसे है? ब्लड से है। किससे है? ब्लड से संबंधित है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लड औजार से है। ब्लड का किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता है। ठीक है। भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से बने औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये चिरांद में प्राप्त हुए हैं। चिरांद, यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल का स्थल है बिहार के सारण जिले में। हाँ, ये बिहार स्टेट में बड़ा क्वेश्चन आता है। ये चिरांद का आता है कि बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। और जो 62-63 में वीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। किसने उत्खनन करवाया था चिरांद का? वीके सिन्हा ने। सारण जिले में है। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हिरण के सींगों से। चिरांद के लोग, अन्य महत्वपूर्ण क्या है? चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांसवद्दी की झोपड़ी बनाया करते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगलकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तेक्कलकोट थे। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल नागार्जुन कोंड, उतनूर, फलवाय और संगनपल्ली थे। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है ये। संगनपल्ली तो इम्पोर्टेंट है ही, नागार्जुन कोंड इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग ना कुछ नाम। ये नवपाषाण कालीन है और नवपाषाण कालीन स्थल में कर्नाटक में है ये ना। अच्छा, संगनपल्ली दोनों में आ रहा है। अच्छा, वो संगनकल्लू है और ये संगनपल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नवपाषाण पाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है, तो ये कहाँ से मिला है? मेघा से। ये कौन सा है? वो ही है ना, प्रतापगढ़ वाला। मेघा नवपाषाण काल का पुरास्थल है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1975-76 में हुई थी। GR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन करवाया था। यहाँ से पशुवाड़ा
डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार तथा अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्न में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ये है उच्च पाषाण काल के। ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो हैं वो उच्च पाषाण पूर्व पाषाण काल के हैं। ठीक है, ब्लड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। अन्य तथ्य क्या है इसमें? मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस प्रकार से मुख्य औजार खुरचनी, वेदनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। अच्छा, इसमें इसी के कारण इसको माइक्रोलिथ काल भी कहा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल को। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उत्तर प्रदेश उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लैंड सूरियन ने प्राप्त किया। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। तो ये जो ब्लड ब्यूरिन था ये क्या था? उच्च पूर्व पाषाण काल का। और मध्य पूर्व पाषाण काल का क्या है? चट और फ्लिंट है। ठीक है, जैस्पर, चट, फ्लिंट इसमें उपकरण किया प्रयोग किए गए हैं। और नवपाषाण काल में क्या है? ये प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। और नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो कौन कौन से हैं? स्क्रैपर है, ब्लेड्स है, कुल्हाड़ी है। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से खाद्य उत्पादन का होने लगा था। इसमें क्या है? खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती की योग्य बनाया गया तथा जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोलडेवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाण ग्राम बस्तियां हैं जहाँ से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो सर्वप्रथम तो मेहरगढ़ ही माना जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से गेहूं और चावल के स्पष्ट प्रमाण में नवीनतम खोजों में खान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लौहरादेव है। ठीक है, और धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? अब लौहरादेव है। ठीक है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त, तो ये कहाँ से हुए? महदहा से। महदा कहाँ है? वही प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पे छोटी बस्तियाँ और क्या था? पशुपालन। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदहा में एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग, शंख, छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो स्थित है। कहाँ पे स्थित है चोपानी मांडो? ये इलाहाबाद में है। ठीक है, मेजा तहसील में। तो ये इसमें प्रतापगढ़ दिया गया है या फिर कोराब तहसील में, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये कोराब तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ये गलत है इसमें है ये मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, ये मेजा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट कह लो। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ पे है? मांडो भी इसी में आता है ना, मांडो भी कह सकते हैं। तो यह पुरास्थल की खुदाई वर्ष 1962 से 1980 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो पुरास्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न की विकल्प वी में चौपानी मांडो कोराव तहसील में दर्शाया गया है, जो कि असत्य है। ठीक है, चौपानी मांडो कहाँ पे है? मेजा तहसील में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे तो कौन थे? जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। ये वही हैं जिन्होंने हस्तकुठार को ढूंढा था। कहाँ से? पलवरम से। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। ये कौन थे? प्रागैतिहासिक के। ठीक है, 1863 में चेन्नई के निकट पलवरम में पाषाण निर्मित
उपकरण कुल्हाड़ी को निर्णायक खोज के बाद उन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण और भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बिताए। इन्हें प्राय भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता माना जाता है। ठीक है। 24 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को, प्रागैतिहासिक के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय। ठीक है। और इसके बाद है, किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? तो बिल्कुल रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कहा जाता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? ये हुआ था मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल ही तो कृषि का है और ना। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा वागौर, भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। क्या है नवपाषाण की विशेषता? कृषि है और पशुपालन का प्रारंभ है और पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। ठीक है। विशेषकर कुल्हाड़ी, पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ इस टाइम निर्मित हुई थी। निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन है? ये कुल्ली संस्कृति जो है वो प्राक हड़प्पा संस्कृति कहलाती है। कुल्ली संस्कृति। क्या इसमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण, ताम्रयुग, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो बिल्कुल नवपाषाण, पुरापाषाण सबसे पहले आएगा, फिर मध्य आएगा, फिर नव आएगा और नव के बाद आ जाएगा ताम्र। ठीक है। तो डी होगा सही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं। आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ी हो ना तो भी पढ़ सकते हैं कि हर का पुरा आएगा, फिर मध्य आएगा और नव, तो इसी से आ जाएगा। कालक्रम से लगाएं लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण और नवपाषाण। तो इसमें देखिए अब इसमें क्या आएगा? अब इसमें पूर्व पाषाण आएगा सबसे पहले ना, और उसके बाद आ जाएगा हमारा नवपाषाण। फिर आएगा क्या? कांस्य और लोहे। लौह युग तो सबसे बाद में आया है। लौह युग कब आया है? ये 1000 ईसा पूर्व के बाद आया है, उत्तर वैदिक काल ना। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला काल पूर्व पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा एवं तीसरा क्या है? मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है। परिष्कृत औजारों का युग माना गया है। तो कौन सा माना गया है? ये मध्य पाषाण, जो उच्च पुरापाषाण काल है, ये क्या माना गया है? ये माना गया है परिष्कृत औजारों का युग, उच्च पुरापाषाण काल। परिष्कृत हुए थे इस टाइम औजार। क्या है? उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक मानव सेपियन होमोसेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड। ठीक है। क्या है इसमें? देखिए उच्च पुरापाषाण काल में क्या है? ब्लेड। अभी क्वेश्चन आया भी था ना पीछे, 2 क्वेश्चन थे इसमें कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या था? ब्लेड है। ठीक है। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय भी उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ। ठीक है। और पुरापाषाण काल युग का प्रमुख औजार क्या था? तो क्या था? हस्तकुठार। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, ध्यान रखना आप, जो क्या जनक माने जाते हैं प्रागैतिहासिक के। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार हैंडेक्स था। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदुमदुरई या अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर और फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये निम्न पुरापाषाण काल के हैं। इसमें क्लेवर जो है वो निम्न पुरापाषाण काल में आ जाएगा। ठीक है। क्या इसमें? हैंडेक्स और क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं।
हैंडेक्स क्लीवर संबंध है तो निम्न पुरापाषाण काल से। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, आग की जानकारी कब हुई थी? निम्न पुरापाषाण काल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट खोज थी आग की खोज। कच्चे से पके खाने को प्रवेश किया था मानव ने। निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुई थी? आग की जानकारी। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान उसके उपयोग से वह परिचित ना था। हाँ, उपयोग से परिचित नहीं था, मतलब पका नहीं पा रहा था खाना। ठीक है, आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल के दौरान। अच्छा, जब खेती होती है ना तो सब दिमाग चलने लगता है। जबकि लोगों के पास पैसा आता है, अर्थव्यवस्था वाला, तो आर्थिक रूप से कब हुआ था? नवपाषाण काल, कृषि का। और उसी टाइम फिर आग का उपयोग भी करने लगे थे कि अच्छा ये है। अगला है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो बिल्कुल हाँ, सत्य है, नवपाषाण काल से संबंधित है मिट्टी के बर्तन। क्या इसमें नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लोवाक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया: कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना तथा मृदभांड बनाना। तो ये हम लोगों ने नहीं, इसको पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? ये है लघु पाषाण, अभी हो गए लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। जो मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग होता है। मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग था, मतलब छोटे छोटे औजार यूज करते थे, छोटे पत्थरों से बने औजार। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो ये था शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट से मारे गए पशुओं, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। और कैसे खा रहे थे लोग? कच्चा खा रहे थे, क्योंकि नवपाषाण काल में हुई थी ना आग के उपयोग का। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या धंधा था? शिकार था। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। नवीनतम खोज में आ गया है। अब क्या आ गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? लोहरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला मेहरगढ़ था। अच्छा, मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व में और लोहरादेव 8000 ईसा पूर्व। तो अब सबसे प्राचीन क्या हो जाएगा? लोहरादेव हो जाएगा ना। और यहाँ पे गेहूं नहीं, यहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे अगर प्राचीन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोहरादेव हो जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन लोहरादेव होता तो हमें क्या लगाना पड़ता? लोहरादेव लगाना पड़ता। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य वाला मिलता तो उसमें हम लोग मेहरगढ़ ही लगाते। ठीक है, तो जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल लो। फिर हाँ, इसमें कोल्डेवा था, गेहूं जो चावल का साक्ष्य वाला है, लेकिन अब लोहरादेव हो गया। उपरोक्त संदर्भ में भी यदि विकल्प में लोहरादेव रहता तो विकल्प वही होगा, कोई चीज। ठीक है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है तो कहाँ पाया गया? उत्तर प्रदेश में, लोहरादेव में। और ये प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के कोल्डेवा से। ठीक है, ये भी लेकिन लोहरादेव ही है। ऑप्शन में होता तो वही लगाया जाता। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो ये लोहरादेव से प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए आ गया, अपडेट हो गया इसमें लोहरादेव से। ठीक है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के, तो ये लोहरादेव से मिले हैं। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो कोल्डेवा से है। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लोहरादेव से प्राप्त हुए हैं।
धान उत्पादन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से पाए जाते हैं? तो ये कायथा संस्कृति कहाँ से रिलेटेड है? ये मध्य प्रदेश में है ना। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ है। कायथा संस्कृति का काल 2450 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अन्य क्या है तथ्य? महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाणिक युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के। देखिए कौन है? अहमदनगर जिले में जोरवे, तो जोरवे संस्कृति भी आता है, ठीक है। नवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। तो ये देख लेना। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद अहमदनगर जिले में। और पुणे जिले में कौन सा है? चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला स्थल अहाड़ के नाम पर अहाड़ संस्कृति, जो बनास नदी के है, बनास संस्कृति कहा जाती है। और विशेषताएं दर्शाने वाली जो कहा जाता है अहाड़ संस्कृति, ठीक है। और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है ही, कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, तो सोनकिया ने की थी हथनौरा से। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अन्य तथ्य क्या है? 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरा पाषाणीय बस्तियों की खोज की। एस.डी. सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सम्मत थे, उन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन करवाया था, ठीक है। और लाल ने क्या करवाया था? पुरा पाषाणिक बस्तियों का ब्यास नदी घाटी में, ठीक है। और हथनौरा का किसने किया था? सोनकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, तो क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। ये क्या है? प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय। इतिहास की विशेष सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल का, क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर तरह लेखन कला अज्ञात थी। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, तो कहाँ मिला है? इनाम गांव में। कहाँ मिला है? इनाम गांव में जोरवे संस्कृति का। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक काल की एक बड़ी बस्ती है। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। अन्य क्या है? नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थल नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड को मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है, कहाँ का? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र में स्थित है और जोरवे संस्कृति का है। जोरवे संस्कृति किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र। कायथा मध्य प्रदेश से। फसल काटने का आयताकार पाषाण का उपकरण हार्वेस्टर नपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? कश्मीर से। कश्मीर में हार्वेस्टर, ओके। क्या था इसमें? उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नपाषाणिक स्थल बुर्जहोम और गुफ कराल थे। यहाँ से नपाषाणिक युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साथ बुर्जहोम, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गड्ढे वाले घर भी यहाँ से गर्तवास, इसका आता है कि गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। इस पुरास्थल की खोज डी टेरा और पीटरसन ने की थी 35 में। प्राचीन पुरापाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों का पूछ रहा है, तो किसका था? शिकार का बहुत अच्छा सा ज्ञान था।
हर चीज़ शिकार से करते थे, ठीक है। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट से मारे गए पशु, नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाण नेक्स्ट है। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था। तो पुरापाषाण में क्या था? आखेट था। कृषि तो हो नहीं आता, कृषि और पशुपालन मेनली कब आए हैं? ये नवपाषाण में आए हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़, ठीक है। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? मचान पर रहता था, कंदराओं में रहता था, और झोपड़ी में रहता था, सभी में रहता था। प्रागैतिहासिक काल में मानव में आत्मरक्षार्थ पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियां, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी नहीं है प्रागैतिहासिक स्थल। जबकि बुर्ज होम, नेवासा, ब्रह्मगिरी क्या है? प्रागैतिहासिक। इसमें क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौशाम्बी नहीं है। बाकी बुर्ज होम, नेवासा और ब्रह्मगिरी क्या है? ब्रह्मगिरी नवपाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ नेवासा अहमदनगर जिले में स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह जोरवे संस्कृति से संबद्ध है। नेवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी ये प्रागैतिहासिक काल है, और ब्रह्मगिरी नवपाषाण कालीन भी है, ठीक है। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कब किया? इसने नवपाषाण काल में प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और आग का भी इन्होंने उपयोग कब ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें? ये भी इन्हें नवपाषाण में हुआ था, हालांकि खोज इन्होंने पहले कर ली थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। अगला है अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। उपज नवपाषाण युग में। अनाज, कृषि मतलब सेम ही है ना। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण युग काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही गेहूं एवं जौ की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषिजन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोलडेवा और मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहाँ से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। भीमबाटिका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और क्या इसमें भीमबाटिका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यूनेस्को ने भीमबाटिका शैल चित्रों को विश्व विरासत शैली में सम्मिलित किया है, सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबाटिका समूह तथा 178 लाख ज्वार समूह में स्थित है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन सा? भीमबाटिका है। शैलाश्रय और गुफाएं हैं इसमें। और कौन सा जिला है? तो ये रायसेन जिले में है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण क्या है? अजंता और बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है, मौर्य काल में हुई थी ये, ठीक है। ये बुद्ध से संबंधित है ज़्यादातर ना, अजंता की। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबाटिका है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, तो भीमबाटिका के शैलाश्रय से प्रसिद्ध भीमबाटिका की गुफाएं मिली हैं। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि जिला भी रायसेन पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब सैंधव सभ्यता के जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में इसमें, तो ये हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए,
ताकि और लोगों तक पहुँचे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो ठीक है, धन्यवाद।